Hello everyone. Today I am going to explain you about the employment chapter number 6 part 3 and its topic is measure to reduce unemployment. Means यहाँ पर unemployment का meaning क्या हमने बताया था. Unemployment means a person is willing to do the work at the given wage rate but not finding any work, तो ये हुआ अनएम्प्लॉयमेंट. तो भगवती कमेटी ने स्टडी किए थे प्रॉब्लम्स, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे और उनके प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए कौन से मेजरिंग स्टेप्स लिए जाए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव कर सके. सो फॉर दैट मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या क्या स्टेप्स लिए जाए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके. तो ये जो सारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो सोशल, मॉरल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ये सारे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. और अनएम्प्लॉयमेंट अगर रिमूव किया जाए तो दैट हैव टू बी ईजीली स्मूथली वर्किंग इन द इकोनॉमी. और जो भी 5 ईयर प्लान्स के अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया था अनएम्प्लॉयमेंट का, 5th एंड 6th 5 ईयर प्लान जो थे उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव भी एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना था. 8 5 ईयर प्लान में भी ये सब एम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन प्रॉब्लम्स किए गए थे. देन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड चेंजेस कुड बी मेड इन कंटिन्यूअस. तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हक होता है, हर एक को अपना काम लेने का अधिकार है और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी चाहिए. तो ये प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं. फ्रॉम दैट वन स्टेप इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल. जो पॉपुलेशन है उसको अगर कंट्रोल में रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली हैव टू बी कंट्रोल्ड. जो आउटफ्लो है लेबर का आउटफ्लो that have to be controlled and that have to make the population controlled होगा तो unemployment भी कम ही होगा. so that one is the population controlled. fastest growth of population जो है वो country का labor demanding job is increasing means जो labor है वो काम करने वाले जो labor है वो बहुत ही आते हैं पर opportunities इतनी ज़्यादा नहीं क्रिएट होती है. तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो फिर पॉपुलेशन को ही कंट्रोल किया जाए. तो इफ़ेक्टिव स्टेप्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल मस्ट बी टेकन एंड हायर लेबर सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगा. लेबर सप्लाई विल रिड्यूस. तो इसे जॉब सीकर्स विल रिड्यूस. जॉब सीकर का मतलब है कि जो जॉब को फाइंड करने वाले, ढूंढने वाले जो लोग हैं वो कम होंगे एंड पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो मेजर्स विल बिकम सरप्लस. तो ये जो सारे मेजर्स होंगे वो एडिशनल होंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट हैव टू बी जनरेटेड. सो यहाँ पर विद द पॉपुलेशन कंट्रोल इन लॉन्ग टर्म द पॉजिटिव इफेक्ट age group 15 to 64 that is a labor group can be placed opportunely means अच्छे से उसको रख पाएंगे हम. सेकेंड इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज करना ही होगा एंड दैट हैव टू बी विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है एट द हायर रेट पर एक को उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हायर रेट पर इंक्रीज़ करनी होगी पर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तभी सॉल्व हो पाएगा. सो कोऑर्डिनेटिंग विथ वेरियस सेक्टर. कोऑर्डिनेशन कौन कौन से सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर. तो ये सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ये सब को भी कोऑर्डिनेट करना है एंड थ्रू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा
and economic development also can be. Efforts should be made to so that advantage of green revolution, हर एक एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का एडवांटेज मिले और हर एक स्टेट डेवलप हो, उसका अचीवमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगा. ओके, तो दिस वे एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड विद एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम. डिफरेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करवाएंगे तो उनके डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग मीन्स यहाँ पर प्लानिंग कमीशन हैव टू बी एस्टैब्लिश फॉर न्यू प्रोग्राम्स. अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको लेकर आते हैं. और की सेक्टर जो है इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स अगर होगी तो नेशनल इनकम हैव टू बी जनरेटेड मोर एंड मोर. पर प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करना ज़रूरी बन जाता है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड में एनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय द गुड्स ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में से ही वो प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा इनकरेजमेंट करना चाहिए. कस्टमर्स को इनकरेज करे कि वो सामान ऐसा ही खरीदे वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल या एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, ये सब के आस्पेक्ट से कंज्यूमर्स हैव टू एनकरेज टू बाय दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स होंगे तो दैट गुड्स विल इंक्रीज, कंज्यूमर गुड्स विल इंक्रीज और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और इकोनॉमी स्टेबल बनेगी, स्ट्रेंथन भी बनेगी. ओके, वीक नहीं होगा. तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैव टू बी डेवलप्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स इंट्रोड्यूस करके, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो है उनको ना यूज़ करते हुए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. सो थ्रू दैट कैन बी जनरेटेड मोर एंड मोर. तो यहाँ पर एम्फसाइज ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, मोर एम्फसिस. देन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. जो एजुकेशन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए, जो रेसेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए. और वोकेशनल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड, इसके लिए भी अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच में ही छोड़ना पड़ा किसी को और फर्दर स्टडी करना है और जो साथ में जॉब भी कर रहे हैं तो दैट पर्सन कैन गेट द वोकेशनल एजुकेशन. काम के समय पर काम और इवनिंग में वोकेशनल क्लासेस ऑल्सो कैन बी ज्वाइन टुगेदर विथ द जॉब. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है. तो जिससे हर एक में एजुकेशन बढ़ेगा और सिस्टम में अगर एजुकेटेड एम्प्लॉय होंगे तो दैट हैव टू बी एनकरेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और करिकुलम भी ऐसा ही होना चाहिए, कंप्राइसेस ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेनिंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन, ये सब होना चाहिए. करिकुलम हैव टू बी चेंज. जो भी हमारा एजुकेशन का करिकुलम है वो चेंज करना चाहिए जिससे लेबर फोर्स बाहर जाए तो उसको आसानी से जॉब मिल जाए. एंड ये सॉल्व करना प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द एजुकेशन फील्ड इज़ नेसेसरी. एजुकेशन के फील्ड के अंदर रिवॉल्यूशनरी जैसे कि NCERT कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है तो दैट इज़ अ changing. Sometimes the courses have to be changed according to the circumstances. New Education Policy 2015 for employment guarantee, collaboration with the industry and development
ऑब्जेक्टिव टू हैव द वोकेशनल एजुकेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है जुड़ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेट किया गया है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वोकेशनल एजुकेशन मीन्स इंडस्ट्रीज में काम करने वाले और वो स्टडी करने वाले भी हो, एम्प्लॉयमेंट। सो इसकी वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम नीड टू बी प्रिपेयर विद विच शुड ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो भी नीड्स है, जितने लेबर फोर्स है वो सेटिस्फाइड होगी एंड अल्टीमेटली दैट कैन बी डेवलप्ड मोर। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर्स को ऐसा प्रेफर किया जाए कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, गृह उद्योग में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रेफर करें, तो इसकी डिमांड अगर बढ़ेगी ज़्यादा तो उनको इनकरेजमेंट मिलेगा। तो वहाँ पर इनकरेजमेंट मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कैन क्रिएट 7.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्योंकि छोटा बिजनेस है तो उसके अंदर लेबर ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू द बिग इंडस्ट्रीज़। सो डेवलपमेंट जो है वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का बेस्ट अल्टरनेटिव है। इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश न करते हुए प्लानिंग कमीशन हैव टू डेवलप द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जैसे कि फ्रेग्रेंस स्टिक बनाने का, मीन्स अगरबत्ती बनाने का, पापड़ बनाने का, पिकल बनाने का। तो ये सारे जो है वो गृह उद्योग में होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो दैट ऑल स्मॉल GIDC होते हैं, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ छोटे पैमाने पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। और कितना जनरेट होता है? 7.5 टाइम्स मोर। देन एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, आगे भी बताया था इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चरल का मतलब है गवर्नमेंट एक्सटेंड सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ये सब आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के अंदर, जो जहाँ पर ज़्यादा होगी, सुख सुविधाएं हर एक को चाहिए होती। तो ये जो पुअरनेस जहाँ पर होता है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होता है। तो अगर गांव में भी ये सारी फैसिलिटीज़ हो तो जो अर्बन एरिया वाले जो लेबर है वो रूरल एरिया में आएंगे बिकॉज ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, तो लेबर मूव कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन तो है एग्रीकल्चर के अंदर, पर उसका जो स्पीड है वो दैट इज़ वेरी स्लो। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हर एक जगह में खेती लायक जो ज़मीन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। पर सम एरिया में क्या होता था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता था। जैसे कि जो भी घर के अंदर 10 मेंबर काम कर रहे हैं और 2 उसमें से पढ़े लिखे हैं पर बाहर जाना नहीं चाहते हैं और वो अपने ही बिजनेस में, खेती का बिजनेस जो है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, उसी के अंदर जुड़ जाने, तो दैट इज़ जो 8 लोग पहले काम करते थे उतना ही अगर प्रोडक्शन 10 लोग काम करते हैं तभी होता है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये रिमूव करने के लिए मॉनसून जो अनसर्टेनिटी है और इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको डेवलप करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है और पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर बेस है उनको हटाना है और बेटर फैसिलिटीज़ मूव करवानी है। तो दैट वे सेक्टर सरप्लस पीपल जो है वो शिफ्ट होंगे, कैपेबिलिटी अगर है उनकी तो वो शिफ्ट होंगे अर्बन की ओर एंड दैट कैन बी जनरेट लेस बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर।
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए रूरल एरिया ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड बी स्पीडी अप एंड एफर्ट शुड बी मेड। हर एक एरिया में वाटर मिले, पानी मिले और खेती लायक ज़मीन हो जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन रहे। तो इसके लिए अलग अलग स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, सपोर्टेड बाय इकोनॉमिस्ट PC महालनोबिस। ये जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कैलकुलेशन किया है और ऐसा माना गया अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया बाय इन्वेस्टिंग 1 करोड़ इन एग्रीकल्चर 40,000 पीपल जनरेट कर पाते हैं। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय 5.7%। और इतना ही रुपीज़ 1 करोड़ के अंदर अगर एक पर्सन इन्वेस्ट करता है तो 40,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और 5.7% प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। पर इतना ही 1 करोड़ ही इन्वेस्ट करते, ओनली 500 पीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप होते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 1.4%। ओके, तो ये महालनोबिस का इन्वेस्टिगेशन था, ये डेटा एनालिसिस करके उन्होंने स्टडी करके हमें बताया है। फ्रॉम द एस्टिमेशन इट इज़ क्लियर दैट जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इशू बनेगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बनानी चाहिए। एंड सॉइल कंजर्वेशन, इरिगेशन, मिक्स फार्मिंग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर मोर हार्वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड। ये जो सारी पॉलिसी है वो एडॉप्ट करनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और प्लानिंग कमीशन ऑल्सो हैव टू एनकरेज देम। मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर MS स्वामीनाथन, if development is encouraged towards agriculture sector, then many time more employment can be created. एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो दूसरे सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा। ओके, स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए गए हैं। 1951 5 ईयर प्लान्स जो था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके अंदर अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट की योजनाएं बनाई गई थी और वो योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड अगेंस्ट वर्क जवाहर रोजगार योजना, नेहरू जवाहर योजना, सुवर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, सुवर्ण जयंती शहर रोजगार योजना, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर स्टार्टेड। तो ये जब स्टार्ट किए गए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम MG नरेगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मुद्रा, मैनी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ये सारी जो स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी और उसमें से है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है वो MG नरेगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से डे को इंट्रोड्यूस किया गया था? फरवरी 2006 को। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अकॉर्डिंग टू ये MG नरेगा इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले क्या नाम था? नरेगा, NREGA, और उसको MG नरेगा बनाया गया था। द चेंज ऑफ MG नरेगा ऑन 2 अक्टूबर 2009। ओके, तो 2009 को MG नरेगा हुआ। उससे पहले कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? 2006 फरवरी। डेट खास याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट है
2nd February as Employment Day. Which day is observed as Employment Day? 2nd February. Okay. And इसके अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट 1 person फ्रॉम ईच फैमिली, एक फैमिली के अंदर से एक पर्सन को रोजगारी मिलनी ही चाहिए, 100 days की गारंटी देते हैं। और 1/3 एम्प्लॉय इज रिजर्व्ड फॉर फीमेल के लिए रिजर्व रखी जाती है इसमें से एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए MG नरेगा के अंदर। और मिनिमम वेजेस तो देना ही पड़ता है अगर उसके अंदर उन्होंने 100 days का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को दिया है प्रॉमिस। तो लेबर शुड बी प्रोवाइडेड वेजेस विद इन 7 days, 7 दिन में उनको अपने काम की मजदूरी दे दी जाती है। लेबर शुड बी गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर ही उनको काम मिल जाता है। लेबर्स आर गिवन एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द डिस्टेंस, देन 10% एक्स्ट्रा वेजेस, मीन्स अगर 10 रुपये लगते हैं तो 10% 11 रुपये एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। सो लाइक दैट दे आर गेटिंग मोर व्हेन बियॉन्ड द डिस्टेंस होता है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो 10% उसको एक्स्ट्रा मिलता है। और ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? जॉब कार्ड प्रोवाइड करते हैं MG नरेगा के अंडर स्कीम में, और जॉब कार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग होता है और उनको मिनिमम 100 days का एम्प्लॉयमेंट रिसीव होता है। अगर नहीं होता है तो जॉब कार्ड, इफ़ लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट देन ही इज़ पेड एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर जॉब नहीं मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है, पर उसको सर्च करने जाना पड़ेगा, देन ओनली कैन बी। नेक्स्ट स्कीम इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। तो ये जो स्कीम है वो 16 अक्टूबर 2014 को इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव हेल्थ एंड सिक्योरिटी, गुड मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, लेबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड डेवलप ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, मीन्स प्रॉपर एनवायरनमेंट जिसमें आराम से लेबर रह सके। तो ये सब श्रमेव जयते योजना इंट्रोड्यूस की गई थी। देन थर्ड इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया के अंदर, 24/7 रूरल एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। दैट इज अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना याद रखना है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल्य योजना इंट्रोड्यूस की गई थी 25 सितंबर 2014, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट यूथ के अंदर प्रोवाइड करना, और वो भी ग्रुप कौन सा था? 18 to 35 ईयर्स ऑफ यूथ, उनको काम देना उनके कौशल्य के अकॉर्डिंग टू। और लास्ट है हमारा प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, और इसका स्लोगन था वाटर टू एवरी फील्ड। इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2015 को। प्रोडक्टिविटी फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए वाटर टू एवरी फील्ड प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द लेसन। थैंक यू।